नमस्कार दोस्तों आप सभी का ब्राइट एजुकेशन चैनल यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ के वीडियो के अंदर मैथ के जितने टॉपिक हैं उनमें से सेलेक्टेड टाइप करवाएंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन नहीं होंगे, एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन और अलग अलग अच्छी टाइप आपको बताई जाएगी। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है काम और समय का है, वर्क एंड टाइम। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से 1/9 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये बहुत अच्छी टाइप है। इस टाइप को आप कैसे करते हैं? देखिए, ये टाइप करने के दो तरीके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहला तरीका है उसमें आप ये देखेंगे कि ए एक कार्य को बी द्वारा लिए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। यानी बी है ना, वो उस कार्य को कितने दिन में करता है। सॉल्यूशन देखिए, बी अगर x दिन में करता हो तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी से 5 दिन कम, यानी x - 5। अब ये बी ले रहे हैं और ये ए ले रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर करते हैं 11 से 1/9, यानी 11 9 99 1 100/9 दिन में करते हैं। तो हम इन दोनों का भी एक एक दिन का काम निकालेंगे। इन दोनों का एक एक दिन का काम क्या होगा। देखिए, ये एक दिन में बी कितना काम करेगा और ए कितना काम करेगा। देखिए, बी करेगा 1/x, क्योंकि x दिन में करता है तो एक दिन में बी कितना करेगा 1/x, और ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x - 5। ये हमने दोनों का एक ही दिन का काम निकाल लिया। और अब जो टोटल जो टाइम इनका दिया गया है वो है 11 से 1/9, यानी 11 9 99 100/9 दिन में करते हैं। तो एक दिन का काम इनका कितना हो जाएगा 9/100। तो देखिए, हमने दोनों का एक दिन का काम और बराबर एक दिन का काम रख दिया। इस टाइप को बस आप इतने में ही सोल्व करेंगे। अब यहाँ से आगे दो रास्ते शुरू होते हैं, लेकिन देखिए आपको शॉर्टकट करना है, कम टाइम में करना है, तो आप यहाँ से ऑप्शन उठाना शुरू करेंगे। देखिए, मैंने पहला ऑप्शन उठाया, x की जगह यदि मैं 15 पुट करता हूँ, क्योंकि b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो b हमने x लिया है। यदि मैं x की जगह पर 15 रखता हूँ तो यहाँ 15 रखेंगे तो यहाँ 15 - 5 कितना हो जाएगा 10, और 15 और 10 का गुणा या एलसीएम 100 नहीं आ सकता है, इसलिए हम ये 15 नहीं लेंगे। जब मैंने यहाँ पर x की जगह क्या लिया 20 लिया, तो मैं ये 20 लूँगा, ये कितना हो जाएगा 20 - 5 15, फिर क्या बन जाएगा ये 1/20 और 1/15। तो आप यदि इस तरह करके देखते हो 1/20 = 1/15, तो जैसे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद में हम क्या लेंगे, देखिए 25 लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 25 लिया तो ये क्या हो जाएगा 1/25, और यहाँ पर मैं 25 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 20, और 25 और 20 का जब हम एलसीएम देखेंगे तो कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो आप देखिए, जब इसका आप टोटल करेंगे तो ये 100 एलसीएम आपका बन रहा है। तो आप डायरेक्ट यहीं से उत्तर कैच कर जाएंगे कि आपका आंसर क्या होगा 25। यदि आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा 9/100, 25 चौका 100, 20 पंजू 100, यानी 9/100। तो आपका राइट आंसर क्या है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। ये शॉर्टकट और बढ़िया मेथड रहेगा। ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट टाइप है एसएससी लेवल के एग्जाम की। अब इसमें अगर आप दूसरा मेथड लगाते हो तो दूसरा मेथड इससे आगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, और वो क्वाड्रेटिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है लाभ हानि के टॉपिक का, लॉस एंड प्रॉफिट। एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पर बेचा, यानी कि 10 रुपये में वो 7 पेन खरीद के लाया है और उनको 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन भी बहुत छोटा है, आप समझिए। 10 रुपये में 7 पेन खरीद कर लाया,
और उसने 40% लाभ कमाया, तो 10 रुपये वाली वस्तु कितने में बेचेगा? अगर वो यहाँ से 40% लाभ कमाएगा तो 10 रुपये का 40% लाभ हुआ, यानी कितना लाभ होगा? 4 रुपया लाभ होगा। तो देखिए आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, 14 रुपये क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा। 14 रुपये क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो 14 रुपये में वो कितने पेन बेचेगा? 7 पेन बेचेगा। तो अगला जो आदमी 14 रुपये देगा तो उसको कितने पेन मिलेंगे? 7 पेन मिलेंगे। लेकिन अगला उसको 10 रुपये दे रहा है, तो 10 रुपये में वो कितने पेन देगा? देखिए जब वो 14 रुपये देगा खरीदार कोई, तो उसको कितने पेन मिलेंगे? 7 पेन मिलेंगे। अगर वो खरीदार 1 रुपया देगा तो उसको कितना पेन मिलेगा? 7/14 पेन मिलेगा। और 10 रुपये देगा तो उसको कितने पेन मिलेंगे? मल्टीप्लाई आप 10 करेंगे, तो आप यहाँ से काटेंगे, कितने पेन आएंगे? 5 पेन। आप इस चीज़ को डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते थे। देखिए 14 रुपये में अगर 7 पेन वो खरीदार खरीद सकता है, तो यहाँ से 7 पेन का मूल्य 14, तो एक पेन का मूल्य क्या हो गया? 2 रुपया। तो 10 रुपये में कितने पेन आएंगे? तो 10/2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी कितने पेन हो जाएंगे? 5 पेन। देखिए अगला जो अपना क्वेश्चन है ये है पॉलीगन के टॉपिक का। तो देखिए इसमें थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन में क्या होती हैं, आकृतियाँ होती हैं। एक बेसिक पार्ट में आपको बता देता हूँ। कोई भी आकृति होती है उसके लिए हमें कम से कम 3 साइड चाहिए। कोई भी आकृति बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजा चाहिए? 3 साइड होनी चाहिए। जैसे देखो हम त्रिभुज बनाएंगे तो हमारे पास कितनी साइड है? 3। त्रिभुज ही एक सबसे कम भुजाओं की आकृति होती है जिसमें कितनी साइड होती हैं? 3। जैसे आप यहाँ से करेंगे चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजा होती हैं, तो इस तरह से 3, 4, 5 आगे कितने भी हो सकती हैं। तो आपको बेसिक एक जानकारी ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगन होती है उस पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो वो आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए n-2 × 180 यानी 180 डिग्री, ये क्या होता है? उसके आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है। दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगन है उसके बाहर वाले जो कोण हैं उन कोणों में प्रत्येक का जो योग होता है, जैसे यहां से हम देखते हैं, इसमें देखो ये एंगल, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल बन जाएगा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया ये एंगल बन जाएगा, इसको आगे बढ़ा दिया ये एंगल बन जाएगा। तो देखिए कोई भी पॉलीगन होती है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा, चाहे वो 3 भुजाओं की हो चाहे उसमें 4 भुजा हो, तो हमेशा आप याद रखेंगे कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। इसके बाद देखिए यहाँ आप n है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड आप पुट कर सकते हो। तो इसके बाद देखिए आपको एक पॉइंट और दिमाग में रखना है कि जैसे ये अपना क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री दे रखा है, तो आप देखिए अगर ये कोण 144 डिग्री है तो इसका बाहर वाला एंगल कितना बनेगा? वो हम 180 में से माइनस कर देंगे। तो देखो कोई भी आकृति है उसमें 2 एंगल हैं। सपोज कीजिए ये आंतरिक कोण है और ये उसका बाहरी कोण है, तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना डिग्री होता है? 180। तो आप इसको जैसे 180 में से 144 आप घटाएंगे तो बाहर वाले कोणों का योग कितना आ जाएगा? बाहर वाला कोण कितना आ जाएगा? आप 180 में से 144 घटाएंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? ये 36 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए ये जो बहुभुज है जिसका आंतरिक कोण है वो 144 डिग्री है, तो इसका बाहर वाला कोण कितना आएगा? 36 डिग्री होगा। तो इसमें आपको बताना क्या है? नंबर ऑफ साइड बतानी है। यदि अपने को बाहर वाला कोण मालूम है तो हम 360 को किससे भाग कर देंगे? बाहर वाले कोण से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो बाहर वाले कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री, और हमने बाहर वाला एक उस बहुभुज का कितना निकाला है? 36। तो 360 डिग्री करने के लिए हमें कितने कोण चाहिए? तो 360/36 करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस तरह से तो ये आपको बेसिक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ आपको ये करना है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दे रखा है? 144 डिग्री। ये कौन सा है? आंतरिक कोण है।
तो बाह्य कोण आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, बाह्य कोण 180 में से घटाएंगे, क्योंकि ये पूरा 180 बनता है, ये वाला 180 में 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 जो टोटल सम होता है बाहर वाले कोणों का, उसको हम एक कोण से भाग दे देंगे 36 डिग्री से, तो कितनी आ जाएंगे नंबर ऑफ साइड 10 हो जाएंगे आपके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है ट्रिग्नोमेट्री का, और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए यदि थीटा न्यून कोण हो, थीटा मतलब 90 डिग्री से कम हो, और उसको हम यहाँ पुट करें तो अपनी वैल्यू क्या आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। तो इस टाइप को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 4 है। तो देखो आपको इसके लिए पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ से 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूले में कैसे बनाया जाएगा इसको। तो इसमें हम ये लिखेंगे, देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। अब प्लस में क्या दे रखा है 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है 4। अब देखो आप, यदि मैं इन दोनों में से 3 भाग लेता हूँ तो देखिए क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 भाग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 4। तो आप इसकी वैल्यू देखिए फॉर्मूले से कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, और जैसे आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए प्लस 3, ये क्या है 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या है 4। अब ये 3 उधर लेके जाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। तो देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब देखो आपको यहाँ टेबल भी मालूम होना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पर होती है, तो आपको यहाँ थीटा का मान पता लग जाएगा, वो कितने पर होती है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है। अब अपने से पूछा गया क्या है टेन थीटा, तो देखिए यहाँ कुछ ही पूछा जा सकता है, लेकिन आपने पहले क्या निकालना है थीटा निकालना है। जैसे आपने थीटा निकाल लिया और पूछा गया क्या है टेन थीटा, तो हम क्या करेंगे इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 30 डिग्री। अब देखो आपको पूरी टेबल पता होना चाहिए कि जो साइन कोस टेन में कितने एंगल की क्या वैल्यू होती है। तो टेन 30 की जो वैल्यू होती है, देखिए टेन होता क्या है साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन की अगर आपको याद हो जाती है, देखिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ये है साइन की वैल्यू 0 30 45 60 और 90। और जैसे आप इसमें कोस की करते हो तो कोस की इसकी अपोजिट हो जाएंगी 1, इसको हम उल्टा लिख देंगे सिर्फ, ये देखिए 1/2 और 0। अब जो आप टेन की वैल्यू बनाते हो तो वो सिर्फ हम क्या करते हैं, टेन होता क्या है साइन अपॉन कोस, तो आप इनको डिवाइड करेंगे इस तरह। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो आप देखो साइन ये 0 है ये 30 है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइड बाई √3/2, और जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस टाइप को अच्छी तरह समझ लेना। हर एग्जाम में एसएससी लेवल में काफ़ी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसके बाद देखो एक और हम छोटा क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर और क्या पूछ लिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर क्या आएगा। अब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, 9th और 10th क्लास में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें 1 सेकंड का आपका जवाब होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ कोई भी एंगल है अगर सेम है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के साथ में जो एंगल दिया गया है वो सेम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें 1 आ जाएगा। देखिए इस तरह के मैं 2 फॉर्मूले और आपके लिख देता हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर आएगा तो आप इसको इधर लेके जाएंगे, या आप इसमें इसको ये भी लिख सकते हो, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, आप इस तरह भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका होना चाहिए आपका ये। इसके बाद देखो एक फॉर्मूला आप और क्या बना सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा, ये अब मैं टेन इधर ले आता हूँ तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपके दिमाग में भी रहना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये एग्जाम्पल भी पेपर में इस तरह ही पूछा जाता है कि सेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 22 डिग्री बराबर क्या होगा। आपको सिर्फ आंसर टिक करना है। यदि आपके दिमाग में फॉर्मूला घूम रहा है तो आप क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 22 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इस तरह का एक फॉर्मूला हम और पढ़ेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी देखिए आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि हम इस तरह बनाएंगे, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। ये आप इसमें एक और क्या बना सकते हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे और आप इसको भी याद रखेंगे। एग्जाम में इनमें कौन सा भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन इसी तरह का होता है जो आपको क्लियर कर लेना है फॉर्मूले की सहायता से। यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको एक पेयर मिलेगा, वो किसमें मिलेगा, कोसेक और कोट में मिलेगा, सीकेंट और टेन स्क्वायर में मिलेगा, और बीच में माइनस मिलेगा, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री के टॉपिक का होगा और बहुत अच्छी प्रमेय है, आप अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। देखिए बिंदु O है, वो त्रिभुज ABC का अंत केंद्र है। ये O कोई पॉइंट है, ये त्रिभुज ABC का अंत केंद्र है, और उसमें एंगल A जो दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो एंगल BOC क्या होगा। देखिए आप यहाँ से पहले तो त्रिभुज बनाएंगे, जैसे आप ट्रायंगल बनाएंगे ABC, तो ABC ट्रायंगल है, इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर हम बना लेंगे O। देखिए ये जो सेंटर दिया गया है, तो आपको यहाँ निकालना क्या है, एंगल BOC। देखो BOC एंगल यही बन के आएगा आपका, देखिए ये एंगल है, ये क्या है, BOC, ये हमें निकालना है एंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, वो आपके दिमाग में प्रमेय थ्योरम याद होनी चाहिए। कोई त्रिभुज होती है, उसका अंत केंद्र दिया गया है, तो अंत केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होता है। आपको देखिए क्या करना है कि एंगल BOC, इसका सॉल्यूशन देखिए, एंगल सिर्फ थ्योरम आपको याद रखनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंगल BOC आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल A। तो देखिए A जो एंगल है वो अपने को कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो देखिए जब आपको ये अंत केंद्र दिया जाएगा O, और वहाँ अंत केंद्र का जब एंगल पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, 90 प्लस ऊपर वाले कोण का आधा ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस A का मान कितना दिया गया, 30/2, तो कितना बनेगा ये 15, और 15 जब हम 90 में ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 105 डिग्री, 105 डिग्री एंगल बन जाएगा। कौन सा, एंगल BOC। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए कई बार इसको थोड़ा लैंग्वेज में बदली करके दे देगा। यहाँ पर आपको दिया गया है O बिंदु त्रिभुज ABC का अंत केंद्र है, तो देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए जो अंत केंद्र होता है वो अंत केंद्र कैसे बनता है कि जो ये कोण होते हैं, जो एंगल होते हैं, यानी जो कोण होते हैं उनका समद्विभाजक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको समझिए। ये यहाँ से एंगल B है,
इसका समद्विभाजन किया गया है, और ये समद्विभाजन जिसको हम क्या कह सकते हैं, आंतरिक समद्विभाजित करते हैं। अगर कोण बी और कोण सी दोनों आंतरिक समद्विभाजित करके ओ पर मिलते हैं तो भी हम उसको क्या कहेंगे, उसका अंतःकेंद्र कहेंगे। तो ये जो एंगल है इन दोनों का हमने समद्विभाजित किया है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटा है। तो हो सकता है आपको ये यहाँ का एंगल दे दे जो हमने ये निकाला है, तो ये एंगल आप इसकी जगह पुट कर देंगे और आपको एंगल ए पूछा जाए तो आप ये एंगल निकालेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करके निकालेंगे। कई बार क्या होता है इसमें बाह्य समद्विभाजन दिया गया होता है। बाह्य समद्विभाजन में ये होता है, देखिए कोई भी त्रिभुज होती है उसका कोणों का बाह्य समद्विभाजन जहाँ मिलता है तो उस कोण को हम कैसे निकालेंगे। उस कोण को निकालने के लिए आपको एक थ्योरम और पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने इसका जो दोनों भुजाएं मिलती हैं समद्विभाजन जहाँ मिलते हैं उसका नाम मैंने दिया ओ डैश। तो अब अपने को ये निकालना है बी ओ डैश सी निकालना हो, तो एंगल बी ओ डैश सी अगर हमें निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, यानी 90 में से हम क्या घटा देंगे, 30 का आधा घटा देंगे। तो जैसे आपने यहाँ से घटाया 90 माइनस 15 डिग्री, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 डिग्री एंगल होगा आपका ये एंगल। तो आप अच्छी तरह से इस थ्योरम को, दोनों थ्योरम को, जो एंगल आपको दिया जाता है समद्विभाजन करके दिया गया पॉइंट है, तो आप समझ करके करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ज्योमेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोट 18 डिग्री बाहर है और ब्रैकेट के अंदर दिया गया कोट 72, कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 72 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 68 डिग्री, और इसकी वैल्यू अपने को पूछी गई है। तो देखो एग्जाम में हम इसमें एक स्टेप कट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बाहर कोट 18 डिग्री है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो एग्जाम में आपको वो स्टेप है वो कट करना है। उसमें आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, कोट 18 डिग्री है और ये जो कोट 72 डिग्री है, तो कोट 72 को हम tan 18 लिख देंगे। tan 18 कोट 18 कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, कोस स्क्वायर 22 डिग्री बचेगा। उसी तरह से फिर हम यहाँ पर इस tan 72 को कोट 18 लिख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 68 डिग्री है, तो हम इसको 1/सेक स्क्वायर 68 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 68 डिग्री लिख सकते हैं। तो स्टेप कट होगा, समझिए। जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये कोट 18 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/, तो यहाँ हम कोट 18 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ऊपर, तो 1 इंटू कोट 18 डिग्री बटे में क्या दिया गया, tan 72 डिग्री, और इंटू में क्या दिया गया, सेक स्क्वायर 68 डिग्री यानी 68 डिग्री। तो आपने पूरे जो अंदर की संख्या थी उसको बाहर कोट 18 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो आपको यहाँ पर ये चेंज करना आना चाहिए। कोई भी एंगल होता है वो कैसे चेंज होता है, एक बेसिक आपको ये भी मालूम हो, साइन बदलता है कोस में, tan बदलता है कोट में, और सीकेंट बदलता है कोसिकेंट में। ये एंगल कैसे चेंज होते हैं, जैसे देखिए कोई भी एंगल इनमें से 90 डिग्री प्लस हम लिखेंगे थीटा, या 270 प्लस हम लिखते हैं थीटा। तो यदि मैं ये लिखता हूँ, देखिए आप साइन 90 प्लस थीटा, तो आप इसको क्या कहेंगे, साइन 90 पर किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो आप इसको क्या बोलेंगे, कोस थीटा। इसका अर्थ यह है कि यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी, आप यहाँ जैसे थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू दोनों जगह रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो आप कोई भी एंगल होता है उसको चेंज करेंगे साइन कोस में, टेन कोट में, सीकेंट
कोसेकेंट है वो केवल किस पर चेंज होगा, 90 प्लस या यहाँ माइनस भी हो सकता है, या 270 प्लस माइनस थीटा भी हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये कोट 18 डिग्री है और ये क्या है, कोट 72 डिग्री दिया गया है। तो मैं इसको इस तरह चेंज कराऊँ, देखिए कोट 90 माइनस 18 डिग्री। देखिए मैंने यहाँ पर ये 10 कोट में चेंज किया, या कोट को 10 में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी, कोट 18 डिग्री इंटू कोट 90 माइनस 18। तो इसमें आप घटाएंगे तो भी 72 आ जाएगा, लेकिन आप इसको जैसे लिखेंगे तब कैसे लिखा जाएगा, कोट 18 डिग्री इंटू कोट 90 पर चेंज किस में हो जाएगा, 10 में। तो क्या बोलेंगे आप, 10 18 डिग्री। तो ये 10 18 डिग्री आप क्या लिख सकते हो, 1 कोट 18 डिग्री लिख सकते हो। तो ये कैंसिल हो जाएगी। देखिए कोट 18 डिग्री है, 10 18, तो आप 10 18 को क्या लिख सकते हो, 1 कोट 18। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से ये जो पार्ट है कोट 18 और कोट जो 72 को हमने किस में लिख दिया, 10 18 डिग्री। तो आगे करते हैं अब, इंटू कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब देखिए ऊपर तो हम सेम लिख देंगे, ये कोट 18 डिग्री अपॉन, फिर देखो आप यहाँ 10 72 हैं, हम 10 72 को क्या लिख सकते हैं, कोट 18 डिग्री, और इंटू में क्या दिया गया, सेक्स स्क्वायर 68 डिग्री दिया गया है। अब देखो आप ये कोट 18 और 10 18 दोनों अपोजिट होते हैं, तो इनको आप काट सकते हो इस तरह। अब यहाँ से अपने पास केवल क्या बचेगा, कोस स्क्वायर 22 डिग्री, कोस स्क्वायर 22 डिग्री बचेगा। अब देखिए प्लस यहाँ पर कोट 18 है और ये कोट 18, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बच जाएगा, प्लस 1 सेकेंड स्क्वायर 68 डिग्री बचा है। तो देखिए अब यहाँ से जो वैल्यू है वो अपने पास कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 ये सेक स्क्वायर 68 डिग्री है। और आपको देखिए अब यहाँ मालूम होना चाहिए, आप समझेंगे इसमें। तो यदि ये मैं इस तरह लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस फिर ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 68 डिग्री, ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 68 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। 1 सेकेंड स्क्वायर 68 डिग्री को आप क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर 68 डिग्री। तो हम इसको चेंज कर लें चाहे इसको चेंज कर लें। देखिए यदि मैं इसको चेंज करता हूँ तो इसको मैंने क्या लिखना है, 68 डिग्री की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, देखिए आप 90 माइनस हमें यहाँ 22 डिग्री बनाना, तो 68 आएगा, ये 68 डिग्री आ जाएगा। और प्लस में क्या है, कोस स्क्वायर 68 डिग्री। तो देखो अब ये यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर 68 डिग्री ये बन जाएगा, प्लस ये क्या है, कोस स्क्वायर 68 डिग्री। अब देखिए जो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसका आंसर क्या बोल देंगे, 1 आएगा। तो देखिए आपको इस तरह से समझना है पॉइंटों को कि यहाँ पर एंगल चेंज कैसे हो रहा है। इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं मेन जो आपको ध्यान रखना है कि साइन किस में चेंज होगा, टेन किस में, सेकेंड किस में। इसके बाद जो क्वाड्रेंट का भी आपको ध्यान रखना होता है, थोड़ा उसके बारे में भी देखिए। अब जैसे यहाँ 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कोई भी सर्कल होता है उसको हम 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो एंगल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है, टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट, ये पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, कोस और सेकेंड, ये एंगल इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आप इसमें टाइम दे करके समझेंगे, एक अच्छी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। एग्जाम में हम इसमें कट कर देते हैं, जैसे ये हमने यहाँ समझाने के लिए लिखा है इतना पार्ट, ये आप एग्जाम में जैसे समझ लेंगे कट हो जाएगा आपका। डायरेक्ट यहाँ से स्टेप शुरू होगा, फिर ये वाला स्टेप, केवल ये स्टेप आप एग्जाम में बनाएंगे और ये लिखते आपके दिमाग में ये पार्ट आ जाएगा और आते ये फॉर्मूला दिखाई देगा आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन के टॉपिक का है, यानी मिश्रण के टॉपिक का है। इसका सॉल्यूशन हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एलिगेशन यानी मिश्रण का किस तरह से है। जब दो घोल आपको अलग अलग दे रखे हैं, दो मात्राएं अलग अलग दी गई हैं और उनको मिलाया गया है, तो सीधी सी बात है उनका एक मिश्रण बना है। और मिश्रण जो बना है उसकी अलग से जो शुद्धता दे रखी है, यानी वो दोनों की कॉमन है। और टोटल जो घोल है वो कितना है, 21 लीटर का है। और उसमें हमें दूसरे घोल की मात्रा बतानी कितने लीटर होगी। देखिए ये भी एक शॉर्टकट मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ ए घोल और ये बी घोल लिख देता हूँ। अब देखो दोनों में अलग अलग शुद्धता वाले दो घोल हैं। ये 90% शुद्ध है और ये कितना है, 97% है। इस तरह हम लिखेंगे ये। इसके बाद क्या दिया गया है, दोनों घोल कितने हैं, उनकी दोनों की मिला करके जो एवरेज है, जो यहाँ पर जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर की जो एवरेज जो प्योरिटी है वो कितनी है, 94% है। तो आप बीच में क्या लिख देंगे, 94%, क्योंकि ये दोनों की है, जो मिलाया गया घोल है उसकी है। तो आप इस तरह बीच में लिखेंगे और क्रॉस का निशान आप इस तरह लगाएंगे। देखिए ये क्रॉस का निशान मैं यहाँ से बीच में कट कर देता हूँ, यहाँ आगे फिर लगा देता हूँ। आप देखिए क्रॉस में इन दोनों का आपको डिफरेंस लिखना है इधर। अब ये 97 है और ये कितना है, 94। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3% बचेगा। और इधर कितना हो जाएगा, ये 4% इधर हो जाएगा। और आप जो यहाँ से जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है इसको आप अनुपात में क्या लिखेंगे, 3:4। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए और बी घोल का अनुपात क्या होगा, 3:4 का रेशियो रहेगा। अब 3:4 अनुपात में हम कितने घोल को बांटेंगे, 21 लीटर को बांटेंगे। तो आपको बांटने के लिए सीधा क्या करना है, टोटल रेशियो कितना है, यहाँ पर 7 है। और 7 रेशियो की मात्रा अपने को कितनी दे रखी है, 21 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 को 7 से भाग देंगे 3 लीटर आ जाएगी। अब इस 3 को आप यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 12 लीटर। दूसरा घोल हमारा कितना आ जाएगा, 12 लीटर, जो अपने से पूछा गया है। और पहला घोल पूछेंगे तो 3 को हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो पहला घोल क्या आ जाएगा, 9 लीटर आ जाएगा ये। तो इस तरह से ये एक एलिगेशन की टाइप है। हरियाणा लेवल के एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये मेंसुरेशन और वॉल्यूम के टॉपिक का है और एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब एक सिलेंडर आपको दिया गया है। एक जो सॉलिड सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया है वो 462 स्क्वायर सेंटीमीटर है। उसकी वक्रीय सतह, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जो है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या कितनी है, हमें उसकी रेडियस निकालनी है, सिलेंडर की रेडियस क्या होगी। तो देखिए अपने को यहाँ से ये कह रहा है कि उसका जो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लगाना है पहले। तो वक्र यानी जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेलन का 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। और 2πRh जो है वक्र, ये टोटल एरिया का कितना दिया गया है, 1/3। यानी हम क्या कर सकते हैं, 462/3। तो आपका क्या आ जाएगा, आप 3 से इसको छोटा कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 चौका 12। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना, उसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस देखो यहाँ से एच भी हमारे पास नहीं है, रेडियस हमें निकालनी है 154। पहले आप यहाँ से थोड़ा क्लियर करेंगे फॉर्मूला। ये शेप मैंने बनाई, सिलेंडर की शेप है ये इस तरह की। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया बनता है वो कैसे बनता है, एक तो इसमें जो वक्र यानी खड़ा भाग है इसका एरिया और प्लस इसके जो ऊपर का और नीचे का एरिया उसको भी हम जोड़ते हैं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो किससे बन के आएगा, 2πRh प्लस, देखो ये πr² ये है और πr² ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2πr²। अपने को ये दे रखा है, देखो 2πRh प्लस 2πr² अपने को दिया गया है कितना, 462। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ से रेडियस निकालेंगे। देखो कैसे, अब जो 2πRh ये हमने यहाँ से कितना निकाला, 154। आप यहाँ पुट कर सकते हो प्लस।
अब ये 2 पाई आर स्क्वायर, आर तो हमारे पास है ही नहीं, निकालना है हमें, तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हम क्या करेंगे, कितना दे रखा है 462, आप ये रख देंगे। जैसे आप इसका सॉल्यूशन करके लाएंगे तो ये बन जाएगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462 में से घटा देता हूँ, चलो ये 154, तो हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए 12 में 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। अब अपने को आर स्क्वायर निकालना है, ये हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। हमें आर निकालना तो आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू 308 अपॉन 2 पाई, पाई को मैंने इस तरह ओपन कर लिया है देखो, तो ये क्या आ जाएगा 22 से आप इसको काटेंगे, चाहे आप 22 दूनी 44 और 44 से आप इसको कहाँ काटेंगे 7 पर काट देंगे, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये उस बेलन की त्रिज्या है ये मिल जाएगी, जो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम होना चाहिए और इसके जो ऊपर नीचे का भाग है वो एक सर्कल की तरह होता है, तो उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 साइड है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अपने को यहाँ जो दिया गया है वो 2 पाई आर एच जो हमने यहाँ निकाला है टोटल दे रखा है, वो इसके बराबर हम ये रख देंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके, और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट जो हमारा 9वां क्वेश्चन है ये है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स मैंने इसलिए लिया है कि आपको दोनों टॉपिकों की जानकारी इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हो जाए। देखिए, एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया गया है कितना 31 रुपया। तो देखिए इस तरह ये दोनों टॉपिक साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को सीखने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर ये 10% वार्षिक दिया गया है, तो इसका हम लोग प्रतिशत होता है 100 रुपया। 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है 10 रुपया है। यदि हम बात करें कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपया होगा तो 3 साल का कितना हो जाएगा 30 रुपया। 100 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह से यदि हम 100 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो ये जो 100 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हो तो वो कैसे निकालना है। देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट आपने डायरेक्ट बता दिया जो 30 रुपया है, और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो किसी भी धन का, नहीं तो देखो यहाँ आपको डायरेक्ट जो 10% जो दर दे रखी है इसका डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। जो 100 रुपये का 3 वर्ष का कितना होता है 33.10 रुपये बनता है। टोटल जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है 100 रुपये का 3 साल में 33.10 रुपया बनता है। यदि आप ये चीज़ डायरेक्ट कैच कर लेते हो तो यहाँ से आप अंतर बताएंगे, तो वो अंतर कितना दिया गया है अपने को 31 रुपया, और यहाँ से जब मैं अंतर देखूँ इन दोनों का तो कितना अंतर है, ये 30 है ये 33.10 है, यानी 3 रुपये 10 पैसे का अंतर है। तो आप क्या कह सकते हो कि 3.10 रुपये का अंतर। आपको सिर्फ ये भाषा कैच करनी है, 3.10 रुपये का अंतर ही कितने रुपये पर आया है 100 रुपये पर, तो आप इसको क्या कह सकते हो 3.1%। और अपने को अंतर कितना दिया गया है 31 रुपये दिया गया है, तो आप 1% का मान निकालेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 3.1। और कोई भी धन यहाँ पर तो हमने क्या लिया 100% लिया है, तो हम उसको निकालेंगे तो वो धन कितना होगा जिस पर अंतर कितना आएगा 31 रुपया, तो वो धन होगा हमारा 100%। तो 100% करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से कर देंगे। अब जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 लग जाएगी, 31 कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये है कि अपना जो धन आएगा जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा 1000 रुपये आ जाएगा। देखिए, ये मैंने थोड़ा यहाँ से शॉर्टकट कर दिया है। आपको समझना है कि जो 10% दर होती है इस पर 3 साल में साधारण ब्याज तो डायरेक्ट आप बता देंगे 30 रुपया है। चक्रवर्ती ब्याज के लिए आपको और अच्छी तरह याद रखना है कि 3 साल का रट लेना है आपको, इसको 33.10 बनता है। यदि यही 10% 2 साल में होती तो आप यहाँ पर क्या बोलते, ये 20 रुपया बोलते,
और यहाँ पर कितना होता है, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपया बन के आता है। फिर भी अगर आपको इस तरह याद नहीं रहता है तो आप इसका एक कंसेप्ट है जो आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए हम धन लेके चलते हैं 100 रुपया और रेट कितनी है 10%, तो टाइम के साथ साथ हम उतना ही लिखेंगे। जैसे 3 साल है तो हम इसको 3 बार लिख देंगे। जो 10% है हम इसको 100 रुपये के ऊपर पहली साल 10% यानी 10, दूसरे साल भी 10 और तीसरे साल भी 10। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगते हैं। तो देखो आप ये जो 10 रुपया है इसके ऊपर भी आगे 2 साल का ब्याज लगना है। तो ये 2 साल का ब्याज आप कैसे लगाएंगे, इस 10 रुपये के ऊपर भी कितना लगेगा 10% लगेगा, रेट तो वही रहेगी। तो आप 10 का 10% करेंगे कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर भी आप 1 लिखेंगे। अब देखो हमने 100 रुपये का ब्याज इस तरह लगा दिया, 10 रुपये का ब्याज हमने ये कर लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारा इंटरेस्ट बचा है 10 रुपया और 1 रुपया, इसका इंटरेस्ट जो लगना है वो भी कितना परसेंट रेट पर लगेगा 10%। तो आप 10% इसका निकालेंगे, इसका 10% 1 साल का कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। और इस 1 रुपये का 10% क्या हो जाएगा, यानी उसका 10वां भाग क्या हो जाएगा 1/10 कहेंगे आप इसको, क्या बोल सकते हो 0.1। देखिए टोटल ये कितना होगा 10, 20, 30, 31, 32, 33.1 या 10 रुपये। तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट के काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करने में लगा सकते हो। बहुत अच्छी टाइप है, इस कंसेप्ट को भी आप समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ऐड होता है। यहाँ से जब आपको पैरेलल में दोनों का अंतर दे करके क्वेश्चन पूछे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट बना लेना। जैसे यहाँ आपने बनाया 30 रुपया और ये आपको मालूम नहीं है तो आप इस तरह निकाल सकते हो। दोनों के अंतर से आप इसका मूलधन भी निकाल सकते हो। और यदि आपको मूलधन दिया गया है और अंतर पूछा गया है तो भी आप ये तरीका लगा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी टाइप है, मिक्स करके मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा 10वां जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा शॉर्टकट क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों आज हमने मैथ का भी जो वीडियो हो वो बनाना शुरू कर दिया है और हम वही क्वेश्चन करवाएंगे आपको मैथ में जो एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टाइप आपको कराई जाएंगी। तो आपसे आशा और विश्वास है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमारे को सुझाव दें ताकि हम आपके लिए एक अच्छी टाइप बना करके मैथ की, जीके की, साइंस, हिंदी जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे उनमें आपको एक अच्छा सेलेक्टेड मैटर देंगे। देखिए पूरा टॉपिक करवाया नहीं जा सकता है, बहुत बेसिक जानकारी होती हैं जो आप क्वेश्चनों के माध्यम से कवर कर सकते हो। क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, आप अच्छी तरह क्वेश्चन समझोगे तो आपको वो पूरा टॉपिक जो होता है उस क्वेश्चन का अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अधिक से अधिक अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 10वां जो क्वेश्चन है वो ये है, एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्त अंक की गणना में गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया गया। मतलब वहाँ पर एक छात्र था उसके अंक थे 86 लेकिन गलती से लिख क्या दिया गया 68 और 58 का एवरेज प्राप्त हुआ। तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्त अंक का औसत कितना है। तो रियल उनका जो एवरेज है वो हमें बताना है। तो देखिए आप इसमें कोई भी ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट ये बात समझनी है। एक छात्र के नंबर कितने थे 86 और उसके कितने कर दिए गए 68। तो देखिए आप सॉल्यूशन में ये करेंगे 86 के स्थान पर कितना कर दिया गया 68। तो आप बताएंगे यहाँ से कितना कम कर दिया। वो जो एवरेज निकाला गया है 58 का एवरेज प्राप्त हुआ, उस एवरेज में उसके नंबर थे 86 और लिखे गए कितने 68। तो आप यहाँ कह सकते हो 18 कम लिखे गए हैं। और 18 कम लिखे गए हैं तो 18 कम आने पर एवरेज कितना है 58 आया है। तो देखिए एवरेज जो आया है वो 58 आया है। तो यदि हम इसको जब सही करेंगे तो 18 कम है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब 68 की जगह वापस हमें दोबारा जब काउंट करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा 86। तो कितने अंक बढ़ेंगे टोटल 18 बढ़ जाएंगे। एक विद्यार्थी के 18 बढ़ेंगे लेकिन अपने से क्या पूछा गया है एवरेज निकालना है। तो आप इस 18 को एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या होती है कुल संख्या से भाग देना होता है एवरेज।
टोटल नंबर कुल योग बटे टोटल नंबर, मतलब योग बटे कुल संख्या जो होती है उससे हम एवरेज निकालते हैं। तो आप टोटल संख्या कितनी है छात्रों की 100 है, तो 18 जब हम सही करेंगे उसके तब बढ़ेंगे तो एवरेज में कितना कितना बटेगा, तो 18/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.18। तो जो नया एवरेज जो अपना आएगा वो क्या आ जाएगा, इस एवरेज से 0.18 ज़्यादा आ जाएगा। तो उसका वास्तविक प्राप्त अंक का औसत कितना होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 58.18%। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करनी है, काफ़ी क्वेश्चन एवरेज के आपको इस मेथड से ही सोल्व करने हैं। तो देखिए आपने जो मैथ का एक एक्सप्लेनेशन से जो टॉपिक किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एसएससी लेवल के एग्जाम में। इसमें मैंने हर प्रकार के चैप्टर चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, अलजेब्रा को ऐड किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।